हमारी आज की कहानी शुरू होती है नवाबों का शहर कहे जाने वाले लखनऊ के आलमबाग से, जहां मिश्रा जी अपने परिवार के साथ रह रहे थे। परिवार में उनकी पत्नी ममता और 2 बेटे राहुल और वैभव और एक प्यारी सी बेटी तनु थे। समय के साथ परिवार बढ़ा और परिवार में बहू प्रीति आई। उसके बाद पिंकी और सोनू भी हुए, तो कुल मिलाकर घर किसी स्वर्ग से कम नहीं लगता। लेकिन बीतते समय के साथ ममता जी और महेश जी की चिंता कम होने की बजाय बढ़ती जा रही थी। तो आप भी जान लीजिए क्या है उनकी चिंता का कारण। सुबह का समय है और ममता जी बहुत गुस्से में है। दिख नहीं रहा है, घड़ी में पूरे 9 बज चुके हैं। इस लड़के के आगे तो कुंभकर्ण भी शर्मा जाए। अरे क्या हुआ ममता जी, आप हर रोज सुबह सुबह इतनी गुस्से में क्यों रहती है? हमें कभी भी सुबह में नाराज नहीं होना चाहिए, वरना हमारा पूरा दिन वैसा ही बीतता है। वही है आपका छोटा सपूत। अरे अभी कान पर इतने नगाड़े बजा कर आई हूँ, लेकिन क्या मजाल के टस से मस भी हुआ हो। और आप तो शांति रहिए, वरना फिर कहेंगे आप बहुत बोलती हैं। अरे बेटे की उम्र बीती जा रही है और आपको कोई फिक्र ही नहीं है। पूरे 29 साल का हो गया हमारा वैभव, लेकिन कोई अच्छी लड़की नहीं मिल रही। 29 का हो गया तो कोई बात नहीं, लेकिन वजन इसका जस्ट उल्टा 92 से ज्यादा हो रहा है। दरअसल चिंता की बात तो वो है। तभी प्रीति सबके लिए चाय लेकर आती है। लीजिए मम्मी जी, लीजिए पापा जी, चाय पी लीजिए। अब देखो हमारी प्रीति बहू को इस घर में आए हुए 10 साल हो गए। हम संजय की साइड से बिल्कुल बेफिक्र हो चुके हैं। अब वैभव की शादी करके भी हम अपनी जिम्मेदारियों से फ्री होना चाहते हैं, लेकिन ये लड़का है कि किसी की सुनता ही नहीं। मम्मी जी पापा जी, अगर आप कहे तो मैं वैभव भैया के लिए अपनी बुआ की बेटी की बात चलाऊं? नेकी और पूछ। अरे बेटा आज ही जन्म कुंडली और फोटो मंगवा ले। अगर सब बढ़िया है तो फिर इसमें बुराई क्या है। हम आज ही कुंडली मिलवाकर और वैभव को फोटो दिखाकर बात आगे बढ़ाएंगे। जी मम्मी जी ठीक है। शाम होते होते प्रीति के पास उसकी बुआ की बेटी की फोटो और कुंडली आ जाती है। मम्मी जी कुंडली और फोटो आ गए, आप एक बार देख लीजिए ना। अरे बेटा मैं देखकर क्या करूंगी, तेरी बुआ की बेटी है और जब तूने ही बताई है तो फिर इसमें क्या देखना। बस एक बार जन्म कुंडली मिला ले बेटा, वो कैसे ऑनलाइन देखते हैं ना, उससे एक बार चेक कर ले। ठीक है मम्मी जी। प्रीति ऑनलाइन कुंडली चेक करती है। अरे मम्मी ये कुंडली तो बहुत अच्छी मैच हो रही है, पूरे 28.5 गुण मिल रहा है। तभी वैभव भी बाजार से आ जाता है। आ गए मेरे सपूत। मम्मी बहुत थक गया हूँ। बहुत थक गया हूँ। थकोगे ही ना। अरे पूरे 3 साल हो गए तुझसे कहते कहते कि अपना वजन कम कर ले, लेकिन तेरे कान पर जूं तक नहीं रेंगती। अरे कर लूंगा ना मम्मी, अभी ऐसे ही इतनी लड़कियां लाइन मारती है। अगर वेट कम कर लिया तो क्या होगा बाकी के लड़कों का मम्मी। तभी महेश जी भी आ जाते हैं। बेटा उन लड़कियों की कहीं आंखें तो कमजोर नहीं है। महेश जी की ये बात सुनकर वैभव के साथ सब जोर जोर से हंसते हैं। अच्छा आज भाभी की बुआ की बेटी का रिश्ता आया है, एक बार लड़की देख ले, रिश्ते के लिए हाँ कह दे तो हम फिर आगे की प्रक्रिया चालू करें। अरे ऐसे कैसे चालू कर देंगे आप लोग? ना मैंने लड़की देखी, ना मैं लड़की को जानता हूँ, ऐसे कैसे हाँ कर सकता हूँ? प्रीति वो जरा वैभव को लड़की की फोटो तो दिखाना एक बार, ये देख ले तो हम भी निश्चिंत हो जाए। जी मम्मी जी अभी लाई। लीजिए भैया ये रही फोटो, देखिए। ये है लड़की, इस लड़की से मैं शादी करूंगा? क्या भाभी आप भी ना, आपने सोच भी कैसे लिया? अरे मुझे दिखा, मैं भी देखूं क्या बुराई है इस लड़की में, क्या दिक्कत है भाई? मम्मी आप लड़की को देख रही हो, मैं इतनी मोटी लड़की से किसी भी हाल में शादी नहीं कर सकता। मुझे एक अच्छी फिट एंड फाइन लड़की से शादी करनी है जो एकदम स्लिम हो और मेरे साथ चलते हुए अच्छी लगे। बेटा वैभव कभी अपने आप को भी शीशे में देख लिया करो। तुझे स्लिम लड़की चाहिए तो तू क्या कहना चाह रहा है कि एक ट्रैक्टर और एक साइकिल के पहिए जैसी जोड़ी लगे तुम दोनों की? पापा मैं अपना वेट तो कभी भी कम कर लूंगा, लेकिन मैं मोटी लड़की से शादी नहीं करूंगा। लीजिए भाभी ले जाइए आप अपने बुआ जी की बेटी को। प्रीति को बुरा लग जाता है और वो अपना फोन लेकर वहां से चली जाती है। चल प्रीति अब देखते हैं भैया को स्लिम ट्रिम लड़की कैसे मिलती है, इंतजार करते हैं, शायद अगर इस जन्म में मिल जाए तो। अब एक के बाद एक रिश्ते आते हैं और वापस चले जाते हैं, क्योंकि जहां एक तरफ वैभव का वेट 98 किलो था,
वहीं दूसरी तरफ उसे एक स्लिम लड़की की तलाश थी। पर कहते हैं ना, किसी चीज को अगर शिद्दत से चाहो तो सारी कायनात उसे आपसे मिलाने में लग जाती है। बस वही हुआ वैभव के साथ में। घर में सब एक साथ बैठे हुए हैं और वैभव की बुआ जी भी आई हुई हैं। ये लो जीजी, ये देखो, ये रहा लड़की का फोटो, इसे वैभव ने पसंद किया है। अरे वैभव ने इसे पसंद किया, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन लड़की ने वैभव को पसंद किया या नहीं वो तो पता करो पहले। लड़की का वजन 40 किलो से 100 ग्राम ज्यादा नहीं लग रहा। कभी छत पर कपड़े सुखाने गई और कहीं थोड़ी तेज हवा चल गई ना तो ढूंढने ना जाना पड़े किसी को कि भाई किसी बगल वाले की छत पर पड़ी है वो। अरे बुआ जी, आप तो कमाल करती है। अरे हर लड़की शादी के बाद मोटी हो ही जाती है, और अब देखो मैं भी अपना वेट कम करने में लगा हुआ हूँ। 98 से अब 90 पर आ गया हूँ मैं। अरे वैभव, तेरी बुआ जी सही कह रही है, तू अपने आगे किसी की सुन क्यों नहीं रहा? इधर सोना के घर वाले भी अपने बेटी के लिए आए हुए रिश्ते के बारे में बात कर रहे थे। घर, परिवार, बिजनेस बाकी सब तो बढ़िया है, लेकिन बस बस के आगे तो बोल रमा, क्या कमी दिख गई इस बार तुझे लड़के में? मैं भी तो सुनूं, इस बार क्या नुक्स निकाल दी तुमने? भाई मैं तो चली। लो अब तुम लोग खुद ही देख लो फोटो और अपनी बिटिया को भी दिखा देना, क्योंकि ये माता जी तो बिना तोप के ऐसे गोले दागती है कि मिसाइलें भी शर्मा जाए। हाँ, जैसे तू तो बड़ी जलेबी जैसी सीधी है ना। अरे ऐसे रिश्ते नहीं किए जाते। बाकी की भी 2 बेटियां बैठी है, याद है ना राकेश की? भूल गया? हाँ माँ जी, मुझे याद है। ला दिखा कैसा है फोटो। सावित्री जी को फोटो दिखाया जाता है। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। लड़का थोड़ा खाते पीते घर का लग रहा है, और क्या कमी है भला? तभी कॉलेज से आकर सोना वहीं सोफे पर पसर जाती है। अब इसे ही देख लो, खड़े बांस सी लगती है। अब कोई तेरी बेटी के बारे में कुछ कहे राकेश तो कैसा लगेगा? उधर रमा जी रसोई से चिल्लाती है। हाँ हाँ सुन रही हूँ माता जी, क्योंकि ये आप राकेश से नहीं अपनी बहू से कह रही हो। आखिर बात बनते बनते बन ही जाती है। सोना और वैभव का रिश्ता पक्का हो जाता है। इधर वैभव के घर वालों को उसके मोटे होने का, तो सोना के घर वालों को उसके ज्यादा पतले होने का डर सता रहा था। धीरे धीरे करते शादी का दिन भी आ जाता है। अब सोना को वरमाला के लिए स्टेज पर लाया जा रहा है। वैभव के दोस्त उसके कान में कहते हैं, अरे भाई, तुझे नहीं लगता कि तूने कुछ ज्यादा ही पतली लड़की पसंद कर ली? वो सब तो छोड़, लेकिन ये सब लड़की को ऐसे पकड़ कर क्यों ला रहे? अरे तुम लड़की हो क्या? नहीं ना, तो तुम क्या समझो लड़की होने का दर्द? अरे उसने पिछले 8 दिन से कुछ भी खाया नहीं है, इसलिए ऐसे ला रहे हैं। इधर सोना की दोनों बहनें उसके हाथों से उसे कसकर पकड़े हुई थी और पीछे से उसका भाई लहंगा उठाता हुआ चला आ रहा था। अब धीरे धीरे गिरते पड़ते सोना विदा होकर अपने घर आ जाती है। सोना, ये साड़ी चेंज कर लो। इतना भारी लहंगा पहनकर तुम थक गई होगी ना? हाँ भाभी, अब बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मैं इतना भारी लहंगा पहने बहुत थक गई हूँ। ठीक है, तब तुम साड़ी चेंज कर लो, फिर मैं तुम्हें लेने आती हूँ। आज तुम्हारी पहली रसोई है ना? थोड़ी देर बाद प्रीति सोना को लेने आती है तो देखती है सोना वहीं आधी अधूरी साड़ी पहने बिस्तर पर लेटी हुई है। अरे सोना, क्या हुआ? तुमने अभी तक साड़ी नहीं पहनी? ओ भाभी, मैं बहुत ज्यादा थक गई थी साड़ी पहनते पहनते, लेकिन साड़ी खत्म ही नहीं हो रही थी। ये सुनकर प्रीति जोर जोर से हंसने लगती है। अरे कोई बात नहीं सोना, अभी तुम्हारी नई नई शादी हुई है ना, इसलिए ऐसा हो रहा है। 1-2 दिन तुम साड़ी पहन लोगी, फिर तुम मुझसे भी जल्दी साड़ी पहनना सीख जाओगी, क्योंकि तुम तो कितनी अच्छी पतली दुबली हो। मैं तो कितनी मोटी हो गई हूँ इन दोनों बच्चों के बाद। प्रीति सोना को लेकर रसोई में जाती है। सोना, आज तुम अपनी पहली रसोई में खीर बना लो। हमारे यहाँ पहली रसोई में चावल की खीर ही बनती है। ठीक है भाभी, मैं सबके लिए खीर बना देती हूँ। सोना खीर बनाना शुरू करती है। अभी खीर बनाते हुए 15 मिनट भी नहीं बीते थे कि प्रीति और ममता जी रसोई में कुछ काम करने जाती हैं। क्या हुआ सोना, तुम ऐसे स्लैब को पकड़े क्यों खड़ी हो? कोई परेशानी हो तो मुझे बेझिझक बताओ। नहीं भाभी, कोई परेशानी की बात नहीं है, बस मुझे थोड़ा सा वीकनेस फील हो रहा है, इसलिए ऐसे खड़ी हूँ। अब मैं समझ सकती हूँ, आज ही तुम्हारी विदाई हुई है ना, इसलिए ऐसा हो रहा है। तुम एक काम करो, बस सबको खीर सर्व करके फिर अपने रूम में जाकर आराम करो।
जैसे तैसे करके सोना सबको खीर सर्व करती है और अपने रूम में जाकर सो जाती है। ऐसे करते कराते 1 हफ्ते का समय बीत जाता है। सोना कभी जागती कभी सोती, लेकिन अभी तक घरवाले इस बात को बहुत लाइटली ले रहे थे, क्योंकि उन लोगों को लग रहा था कि शादी की थकान के कारण ऐसा हो रहा है। फिर एक दिन रजनी बुआ का घर आना होता है। ममता, अरे ओ ममता, कहाँ किस कोने में घुसी बैठी हो? दोनों बहुओं के आ जाने के बाद तो तूने गंगा नहा ली, लेकिन ननद को भूल जाएगी ये नहीं सोचा था मैंने। तभी ममता जी बाहर निकल कर आती हैं। अरे नहीं नहीं जीजी, कैसी बात करती हैं? आपका दर्जा हमेशा बड़ा था और बड़ा ही रहेगा। आइए आइए बैठिए। अरे रहने दे तुम ममता, मेरे मुंह पर स्वाहा स्वाहा। इतना कहकर रजनी जी जोर जोर से हंसने लगती है। बैठिए जीजी, आपके लिए बढ़िया सी चाय बना कर लाती हूँ। अरे मैं तो जानती हूँ कि तू चाहती है कि मैं जल्दी ऊपर का टिकट कटा लूं। इतनी गर्मी और चाय? ना बाबा ना। अच्छा चलिए बता, आज खाने में क्या बना है? जीजी अभी मैंने दाल गला दी थी और प्रीति बहू ने भिंडी की सब्जी बना ली है। आप कुछ और बता दे तो वो बनवा लेते। बाकी चावल रायता रोटी तो है ही। खाना तो ठीक ही बन रहा है, मुझे हल्का ही खाना खाना है, लेकिन ये खाना छोटी बहू क्यों नहीं बना रही? मैं तो उसी के हाथ का खाने आई हूँ। वो जीजी छोटी ना अभी शादी की थकान बहुत ज्यादा है उसे। क्या शादी की थकान? अरे भाई हफ्ते भर से ज्यादा होने को आया, इतने में तो तेरी थकान भी निकल गई होगी। बहू ने ऐसा कौन सा पहाड़ तोड़ लिया भाई? रजनी जी के मुंह से ये सब सुनकर ममता जी चुप हो जाती हैं। देख ममता, आज तो हम छोटी बहू के हाथ का खाना खाने ही आए हैं। अब अगर छोटी बहू बनाएगी तो हम खाएंगे। देख ले भाई, तेरे हाथ में है, तुझे खाना खिलाना है या नहीं। अरे नहीं जीजी, ऐसी बात नहीं है। रुको, मैं अभी ही सोना को बुला कर लाती हूँ। ममता जी सोना को बुलाने जाती है। सोना थकान के कारण अभी अभी सोई थी। सोना उठो, देखो बुआ जी आई है, चलकर उनके पैर छू लो, और वो ना तुम्हारे हाथ का खाना खाना चाह रही है। ठीक है मम्मी जी, मैं अभी आती हूँ। 15 मिनट बीत जाते हैं, लेकिन सोना नीचे ही नहीं आती। क्या हुआ ममता, बहू नहीं आई अब तक? तभी धीरे धीरे हिलती डुलती सी सोना अपने कमरे से बाहर आती हुई दिखाई देती है। आ गई बहू रानी। सोना जाकर बुआ जी के पैर छूकर आशीर्वाद लेती है। नमस्ते बुआ जी, कैसे हो आप? बड़े दिनों में आना हुआ। अब बहुओं का राज है घर पर, बुआ जी को कौन पूछेगा? काहे की बुआ जी? कौन बुआ जी? नहीं नहीं बुआ जी, ऐसी बात नहीं है। अगर ऐसी बात नहीं है तो फिर इसी बात पर आज मुझे शाही पनीर और दाल तड़का बनाकर खिला दे बहू, मेरी आत्मा तृप्त हो जाएगी। तभी बाहर से वैभव भी आ जाता है। बुआ जी, आप अचानक से कैसे? हाँ भाई, अब तो उससे पूछ कर ही तो आना पड़ेगा, क्योंकि अब तेरी बीवी जो खाना बनाकर खिलाएगी। अरे बुआ जी, आप भी मजाक करती हैं। वैसे भी सोना के हाथ का खाना तो अभी तक खुद मुझे ही नसीब नहीं हुआ, इसी बहाने मिल जाएगा। तभी धीरे धीरे करके बाकी के लोग भी आ जाते हैं। प्रणाम बुआ जी। इधर सोना बुआ जी का आदेश पाकर रसोई में शाही पनीर और दाल तड़का बनाने पहुंच जाती है। अब ग्रेवी बनाने के लिए सोना सब्जियां काटना शुरू करती है और प्रीति भी साथ में सोना की मदद करवा रही थी। ग्रेवी बनाने के बाद सोना बहुत बढ़िया शाही पनीर तैयार करती है। सोना, शाही पनीर तो वास्तव में बहुत अच्छा बना है। अब जल्दी से बस रोटी के लिए आटा और लगा दे। मैंने दाल चढ़ा दी है, उसमें तड़का लगाकर हम बुआ जी को खाना सर्व करेंगे, क्योंकि काफी देर हो गई है ना। जी भाभी। इतना कहकर सोना जैसे ही आटा लगाना शुरू करती है, वैसे ही उसे इतनी जोर का चक्कर आता है कि वो धड़ाम से किचन में गिर जाती है। प्रीति की आवाज सुनकर बाकी के लोग भी आते हैं और देखते हैं कि सोना बेहोश हो गई है। सोना, क्या हुआ? क्या हुआ सोना? अबे 90 किलो के हाथी, तेरे से 40 किलो की बीवी नहीं उठाई जा रही? सोना क्या हुआ? सोना क्या हुआ? उसको उठाकर बाहर ले चल और जल्दी से डॉक्टर को बुला ला। इतना कहकर वैभव सोना को रूम में ले जाकर लेटा देता है और अपने फैमिली डॉक्टर त्रिपाठी जी को लेकर घर आता है। डॉक्टर साहब के चेक करने के बाद, क्या हुआ डॉक्टर साहब, सब ठीक तो है ना? चिंता की कोई बात नहीं है ममता जी, वीकनेस के कारण आपकी बहू बेहोश हो गई है। उसकी बॉडी में डिहाइड्रेशन हो रखा है। उसकी खिलाई पिलाई अच्छे से कीजिए और उसका ख्याल रखिए। अभी वो अंडरवेट है, इसलिए उसे वेट गेन करने की बहुत ज्यादा जरूरत है।
क्यों वैभव, कहाँ है? सुन रहा है कि नहीं ठीक से? डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं? स्लिम बेबी चाहिए, स्लिम बेबी चाहिए। अब 4 फुलके भी नहीं बना पा रही है, तुझे और तेरी माँ को खाना खिलाएगी? घर पर सब लोग सोना का बहुत ख्याल रखते हैं और सोना भी 2-3 दिन में रिकवर हो जाती है। फिर एक दिन घर के सब लोग घूमने जाने का प्लान बनाते हैं। वैभव भैया, जब से सोना आई है ना तो आप हनीमून पर गए, ना ही उसे कहीं शहर में घुमाने ले गए। तो चलिए आज हम लोग मूवी देखने चलते हैं और उसके बाद में शॉपिंग करते हुए आएंगे। ठीक है भाभी, जैसा आपका है। शाम को सब लोग पहले मूवी देखते हैं, फिर शॉपिंग करने के लिए निकलते हैं। सुना, अगर तुम कुछ लेना चाहो तो शॉपिंग कर लो। नहीं वैभव जी, मुझे कुछ ज्यादा शॉपिंग नहीं करनी। माँ तो चलते चलते ही थक गई। अरे सोना, अभी तो हम ठीक से 4 कदम भी नहीं चले हैं, तुम अभी से थक गई, फिर शॉपिंग कैसे करोगी? बातों बातों में वैभव, संजय और प्रीति कब आगे निकल जाते हैं उन्हें पता ही नहीं चलता और सोना थक कर वहीं रोड पर बैठ जाती है। तभी एक आदमी आकर वैभव को रोकता है। अरे भैया, आप कहाँ भागे जा रहे हैं? आपकी बेटी वहाँ सड़क पर बैठी हुई है, उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। मेरी बेटी? अरे भाई, मेरी तो अभी अभी शादी हुई है, जाकर देखिए वो बेटी है या बीवी। फिर वैभव, प्रीति और संजय तीनों भागकर पीछे जाते हैं तो देखते हैं सोना का हाल बेहाल हो रखा है और वो वहीं रोड पर बैठी है। सोना, यहाँ ऐसे क्यों बैठी हो? आओ खड़ी हो जाओ फटाफट। नहीं, अब मैं और नहीं चल सकती वैभव जी, आप मुझे अपनी गोद में उठा लो। अरे ये क्या नाटक है, चलो जल्दी। जैसे तैसे करके सोना का हाथ पकड़कर वैभव गाड़ी में लाकर सोना को बिठाता है और चारों लोग घर आ जाते हैं। अरे तुम लोग बड़ी जल्दी घर आ गए, मैं तो सोच रही थी कि आज तो रात के 12 बजेंगे। अरे मम्मी, हम भी वही सोच रहे थे, लेकिन आज सोना को बहुत वीकनेस फील हो रही थी तो हमने घर आना ही बेटर समझा। अरे ये सोना की वीकनेस है या फिर हमारे उत्तर प्रदेश की बिजली जो हर घंटे 2 घंटे में आती जाती रहती है? ओ ले लो स्लिम बेबी। मैंने तो पहले ही कहा था मेरी बुआ जी की लड़की से कर लो शादी, लेकिन नहीं, भैया को उसमें 50 कमियां दिख रही थी। अब इनको खिला पिलाकर मोटा करो, वो ऑलरेडी ही मोटी मिलती तो इतनी मेहनत तो नहीं करनी पड़ती। तब तक वैभव भी वहां आ जाता है। अब कैसी है सोना? ठीक ही है मम्मी, लेकिन ऐसे तो मैं कहीं घूमने ही नहीं जा पाऊंगा। और मेरा हनीमून मम्मी। अबे मेरे भाई, पहले तो उसका वजन बढ़ा और अपना कम कर, फिर कहीं जाने का प्लान बना। मम्मी, पता है आज बाजार में क्या हुआ? संजना वीकनेस के कारण रोड पर बैठ गई तो एक आदमी आकर वैभव से कह रहा था, आपकी बेटी वहां परेशान हो रही है। इतना सुनते ही सब जोर जोर से हंसने लगते हैं और अगले ही दिन से सोना और वैभव अपना वेट मेंटेन करने के लिए जिम जाना चालू कर देते हैं। कानपुर के कमला नगर में रहने वाली कांता और सुजाता दोनों सगी बहनें थी। दोनों के ही 2 बेटे थे। दोनों बहनों का घर आसपास में होने के कारण सदा से दोनों का एक दूसरे के घर खूब आना जाना रहा। धीरे धीरे समय बीता और दोनों बहनों के बच्चे सयाने हो गए। पहले कांता की बहू सुनैना शादी करके अपने ससुराल आई। शादी के बाद देखिए जी, कितना बढ़िया सामान लेकर आई है बहू। भाई, हमें तो बहू के यहाँ से आया सारा सामान बहुत ही पसंद आया। बेड, सोफा सेट, सब कुछ बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का भेजा है। नई बहू के मायके से आया हुआ सारा सामान घर में रखने के बाद जैसे पूरा घर नया सा हो गया था। कांता का पुराना फर्नीचर लगभग दम तोड़ चुका था। अपने पुराने फर्नीचर को उठाकर उसने स्टोर रूम में रखवाया और बहू के यहाँ से आया हुआ चमचमाता हुआ फर्नीचर घर की शोभा बढ़ाने लगा। सही में बेटा, सोफा तुम्हारे पापा ने बहुत बढ़िया भिजवाया है भाई। इस पर बैठो ना तो मजा ही आ जाता है और लकड़ी की क्वालिटी भी बहुत बढ़िया है। मम्मी जी, पापा कहते हैं कि भाई चाहे पैसे ज़्यादा लग जाए लेकिन बिटिया के यहाँ सामान सब अच्छा ही जाना चाहिए। आप इस टेबल को देखिए ना, पापा ने खुद ऑर्डर देकर सारा सामान बनवाया है। दिन में कई कई घंटा जाकर कारपेंटर के यहाँ बैठते थे देखने के लिए कि सब सामान सही से बन रहा है या नहीं। मानते हैं भाई, बहुत मेहनत की है तुम्हारे पापा ने तुम्हारी गृहस्थी बसाने के लिए। देखो, बर्तन हो या इलेक्ट्रॉनिक का सामान, सब कुछ ही बहुत बढ़िया है। सुनैना को भी ससुराल में मिल रही तारीफ बहुत अच्छी लग रही थी। जब भी कोई रिश्तेदार सास के सामने उसके घर से आए हुए सोफा, अलमारी या डिनर सेट की तारीफ करता तो सुनैना खिलकर गुलाब हो जाती। कुछ समय बाद उसके देवर देवेश की भी शादी की उम्र हो जाती है और कांता उसके लिए भी कोई अच्छी घरेलू लड़की की तलाश में लग जाती है।
देवेश के लिए हिमांशी नाम की एक लड़की कांता को पसंद आती है। अब क्योंकि छोटी बहू हिमांशी और सुनैना की शादी में 8-9 साल का लंबा अंतर था, इसलिए इन 8-9 साल में बाजार में बिकने वाले सामानों में भी अंतर आ चुका था। जब छोटी बहू हिमांशी का दहेज का सामान घर में लाया जाता है तो जैसे सबकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। सब कुछ एकदम लेटेस्ट डिज़ाइन का था। इतना सुंदर और फैंसी दिखने वाला सामान तो अभी तक उन्होंने देखा ही नहीं था। शादी के कुछ दिन बाद, मम्मी जी अब आप ही देखो, कौन यूज़ करता है आजकल ऐसे लकड़ी वाले भारी भरकम सोफे, और ये सब ना गुजरे ज़माने के सस्ते आइटम है। इसका फैशन तो कितने साल पहले ही आउट हो गया। आजकल तो ये एल शेप वाले ब्यूटीफुल सोफ़ा का फैशन है। और देखो मेरे पापा ने सबसे लेटेस्ट और एक्सक्लूसिव डिज़ाइन वाला सोफ़ा दिया है मुझे। ये लकड़ी वाला सोफ़ा रखने से ना ड्राइंग रूम एकदम चीप और ओल्ड फैशन नज़र आ रहा है। आप ऐसा करो ना, ये वाला सोफ़ा हटाकर मेरा वाला सोफ़ा ड्राइंग रूम में लगा दो। देखो हिमांशी, ठीक है दिया होगा तुम्हारे पापा ने तुम्हें बहुत कुछ अच्छा वाला फर्नीचर, सोफ़ा, लेकिन जिस सोफ़े की तुम बात कर रही हो ना, ये मुझे मेरी शादी में मेरे पापा ने दिया था। और तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, ये चीप बिल्कुल भी नहीं है। असली सागौन की लकड़ी का बना हुआ सोफ़ा है ये, और तुम्हारे वाले सोफ़े से तो बहुत ज़्यादा महंगा है। माना कि अपने मायके से मिली हुई चीज़ सबको अच्छी लगती है भाभी, लेकिन सच का स्वीकार करना इंसान को आना ही चाहिए। अब आप ही देख लो, आपकी शादी में मिले वो लोहे की खड़खड़ करने वाली अलमारी। अरे आपकी लोहे की अलमारी ऐसी है जिसको खोलने और बंद करने में भी इतनी तेज़ आवाज़ आती है कि पड़ोसियों को भी पता चल जाए कि आपने अलमारी खोली है। मेरे कमरे में आकर कभी मेरे कपबोर्ड को देखो, तब आपको पता चलेगा कि अलमारी किसे कहते हैं। इतनी ब्यूटीफुल और एलिगेंट लगती है ना कि कमरे में रख दो तो कमरे की शोभा बढ़ जाती है। खैर आपको ये सारी बातें कहाँ समझ में आएगी। आपने तो हमेशा से वही लोहे की खटखट करने वाली अलमारियाँ यूज़ करी है ना। देखो हिमांशी, अब तुम ना हद से आगे बढ़ रही हो। तुम्हारी लकड़ी की अलमारी में दिमाग लग गया ना तो 4 दिन में बेकार हो जाएगी। लेकिन मेरी लोहे की अलमारी को लोहे के हथौड़े से भी मार दूंगी ना तो भी टस से मस नहीं होने वाली। इतनी बढ़िया क्वालिटी की है अलमारी। सारी फैशनेबल चीज़ अच्छी हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। मुझे पता है कि मेरे मायके से जो भी सामान आया है ना, सब बहुत ही मजबूत और बढ़िया क्वालिटी का है। मेरे घर वालों ने सिर्फ शो दिखाने के लिए सामान नहीं भेजा कि आज तो बेटी के घर में सामान भिजवा दो और 4 दिन बाद सब टूट के हाथ में आ जाए। अच्छा, अगर आपका सामान इतना ही अच्छा था तो आप ही बताओ ना, आपकी वो लकड़ी की टेबल और सोफ़ा उठाकर मम्मी जी ने छत पर क्यों रखवा दिया? पसंद तो उनको भी मेरी वही कांच वाली टेबल और सोफ़ा आया ना। तो सच यही है जेठानी जी कि मेरे मायके से आया हुआ सामान आपके सामान से आए हुए सामान से कई गुना बेहतर है। अब सस्ते और महंगे का अंतर किसी को बताने की ज़रूरत नहीं होती, वो तो खुली आंखों से नज़र आता है। किसी अंधे को बुलाकर पूछोगे ना कि किसका सामान ज़्यादा अच्छा है तो वो मेरा ही सामान अच्छा बताएगा, क्योंकि इस सामान को खरीदने में बहुत सारे पैसे खर्च हुए मेरे पापा के। अरे वाह हिमांशी, तुम्हारे यहाँ के आए हुए इस डिनर सेट में खाना खाकर तो बड़ी शाही सी फीलिंग आती है। हम तो भाई स्टील के बर्तन में खाना खा खा कर बड़े परेशान हो गए थे। भला हो तुम्हारे मम्मी पापा का जो ये नए डिज़ाइन का डाइनिंग सेट भेज दिया। चलिए पापा जी, कोई तो है जो इस सच को स्वीकार कर रहा है कि आपके घर में कितने सस्ते और बोरिंग बर्तन इस्तेमाल हो रहे थे। वैसे बात ना आपकी एकदम सही है, मेरा डिनर सेट बहुत ही महंगा और खूबसूरत है, उसमें खाना खाकर मज़ा ही आ जाता है। ससुर जी को छोटी बहू के घर से आए हुए डिनर सेट की तारीफ करते देख बड़ी बहू भीतर तक जल भून जाती है। रात को कमरे में बड़ी बहू अपने पति से कहती है, देख लिया आपने कैसे आपके बाबूजी 2 दिन में पलटी मार गए। कितने सालों से मेरे मायके से आए हुए डिनर सेट में खाना खा रहे थे और 4 दिन में कूद कर उस हिमांशी की साइड हो गए। हे भगवान, पता नहीं कैसे लालची लोगों के यहाँ मेरी शादी होगी। मेरी तो इतने साल की सेवा और मेहनत पर पानी फेर दिया आपके मम्मी पापा ने। अरे भाग्यवान, ऐसा कुछ भी नहीं कहा पापा ने, क्यों बात का बतंगड़ बना रही हो। छोड़ो ना, छोटी छोटी बातों को इस तरह दिल से नहीं लगाया जाता। और पापा का वो मतलब नहीं था जो तुमने समझा। पति के समझाने का सुनैना पर कोई असर नहीं होता। वो बिस्तर में मुंह छिपाकर जोर जोर से रोने लगती है। अगले दिन बेटा अपने पिताजी से कहता है, बाबूजी, ठंडक मिल गई हो आपको बड़ी बहू को उकसाकर। कल आपने हिमांशी के डिनर सेट की तारीफ कर दी, लेकिन आधी रात तक कलेश तो हमारे कमरे में हुआ। भगवान के लिए आगे से बोलने से पहले एक बार सोच लिया करो। इस तरह मुंह पर किसी के बारे में ऐसे बोला जाता है क्या? आप नहीं जानते कि वो स्टील के बर्तन सुनैना के मायके से आए हुए थे?
अब आप उसके मुंह पर इस तरह से बुराई करोगे तो उसको तो खराब ही लगेगा ना। अरे बेटा, हमको तो पता ही नहीं था कि बड़ी बहू बात को कहाँ से कहाँ ले जाएगी। वो तो बस ऐसे ही हमारे मन में आ गया तो हमने कह दिया। बाबूजी, यही तो बात है ना, आपने तो ऐसे ही मन में आया और कह दिया। लेकिन अब ये हिमांशी इस बात को खींच कर पता नहीं कितने दिनों तक सुनैना को परेशान करेगी। वैसे भी दोनों की एक पल के लिए बनती नहीं, अब उनको झगड़ने का एक नया टॉपिक और मिल गया। दोनों देवरानी जेठानी में जैसे अपने अपने सामान को बेहतर साबित करने की जंग छिड़ गई थी। लेकिन सच बात तो ये थी कि ना तो सुनैना का सामान खराब था और ना हिमांशी का बेहतर। अंतर सिर्फ ये था कि हर गुजरते समय के साथ चीज़ों के रंग ढंग में बदलाव आ जाता है। मार्केट में हर 2-3 साल में नए डिज़ाइन की चीज़ें आ जाती है और पुराना सामान ट्रेंड से बाहर हो जाता है। बस ऐसे नहीं था कि सुनैना के मायके से आया हुआ सामान सस्ता या बेकार था। हाँ, बस वो थोड़ा सा ट्रेंड से बाहर हो गया था। लेकिन हिमांशी इस बात को समझने की कोशिश ही नहीं कर रही थी। वो हर दूसरे तीसरे दिन बात बात पर जेठानी के सामान को सस्ता और नीचा दिखाती, जिससे कि सुनैना जल भुन जाती और घर में एक बार फिर से घमासान छिड़ जाता। बेटा, कल सुजाता जीजी आने वाली है। ऐसा करो, तुम दोनों मिलकर ना पूरे घर की साफ सफाई कर दो। और हाँ बेटा, डस्टिंग ज़रा अच्छे से करना। घर साफ सुथरा होता है ना, तभी मेहमानों के स्वागत करने लायक दिखाई देता है। हाँ मम्मी जी, ठीक कह रही हैं आप। ऐसा करो, हिमांशी को बोलो अपने फर्नीचर की डस्टिंग खुद ही कर ले। महंगा वाला फर्नीचर लगा हुआ है ना, कहीं मुझसे कोई स्क्रैच वगैरह लग गया तो बिना बात आप लोगों को लगेगा कि मैंने जलन के मारे उसका सामान खराब कर दिया। बहु सामान सामान होता है, उसमें सस्ता महंगा क्या है। और ये क्या बात हुई कि हिमांशी का फर्नीचर है? अरे भाई, सामान पर कोई नाम थोड़ी ना लिखा हुआ है। जब इस्तेमाल सब लोग कर रहे हैं तो सफाई भी सब मिलजुल कर किया करो। ये बात तो आप अपनी छोटी बहू को समझाइए ना मम्मी जी, क्योंकि दिन में 2-4 बार जब तक ये मेरे मुंह पर मायके से आए हुए सामान को सस्ता और घटिया ना बताते, तब तक इसे खाना हजम नहीं होता। बस इसकी कही हुई बात को दोहरा रही हूं मैं तो। अरे बेटा, क्यों तुम लोग बिना बात झगड़ती चली जा रही हो? देखो बेटा, मिलजुल के रहने से ही घर घर बनता है। इस तरह छोटी छोटी बातों का मुद्दा बनाओगे तो कैसे चलेगा बताओ। देखो, ना तो हमने तुमसे कहा था कि तुम अपने मायके से कुछ सामान लेकर आओ, ना ही उससे कहा था। तुम दोनों अपनी पसंद से, अपनी इच्छा से दहेज का सामान लेकर आई हो, तो फिर उसमें झगड़ा करने जैसी कौन सी बात है? मम्मी जी, ये सारी बातें ना आप सिर्फ मेरा दिल रखने के लिए कह रही हैं, वरना ये बात मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। जब से छोटी की शादी हुई है ना, आपको भी मेरे मायके से आया हुआ सारा सामान कबाड़ा ही दिखाई देने लगा है। तभी तो आपने उसे उठाकर ऊपर के फ्लोर पर रखवा दिया, वरना पिछले 8 साल से वही सामान घर की शोभा बढ़ा रहा था। तब तो आप तारीफ करते करते थकती नहीं थी कि मेरे पापा ने बहुत बढ़िया सामान बनवाया है। लेकिन जब से छोटी का सामान आया है, सबको वही अच्छा लगने लगा है। लो, फिर शुरू हो गई दोनों। अरे भाई, अगर तुम दोनों का झगड़ा खत्म नहीं हुआ ना, तो मैं कसम से कह रही हूँ, अपनी शादी वाला 40 साल पुराना फर्नीचर उठाकर हॉल में डलवा दूंगी और तुम दोनों का फर्नीचर निकलवा कर कॉलोनी में बाहर फेंकवा दूंगी। मैं तो तुम्हारे इस रोज रोज के झगड़े से बहुत परेशान हो गई हूँ। अरे भाई, थोड़ा तो कॉमन सेंस लगाओ। तुम्हारे भी मायके में सामान रहा होगा, तो क्या तुम्हारी मम्मी के समय का शादी का सामान तुम सारी जिंदगी इस्तेमाल करते आ रहे हो? कभी कोई नया सामान नहीं खरीदा? जब बाजार में कोई नया लेटेस्ट डिजाइन का सामान आता है तो उसी को खरीदा जाता है कि नहीं है? तुम बस यही समझ लो कि तुम्हारे सामान में खराबी नहीं है, बस छोटी का सामान थोड़ा लेटेस्ट और आजकल के फैशन के मुताबिक है, इसलिए हमने उसे ड्राइंग रूम में रख लिया और तुम्हारे सामान को ऊपर वाले फ्लोर पर शिफ्ट कर दिया। इसमें बुरा मानने जैसी क्या बात है? जिसके ऊपर बीतती है ना मम्मी जी, उसको बुरा तो लगता ही है। अब मैं ही अगर आपको शादी के बाद हर बात पर इस बात का ताना देती कि मेरे मायके से आया हुआ सामान बहुत बढ़िया है और अभी तक जो आप लोगों के घर में रखा हुआ सामान था वो बहुत ही घटिया और सस्ती क्वालिटी का था, तो आपको भी बुरा लगता कि नहीं? हाँ, लेकिन क्या मैंने ऐसा कभी किया? नहीं ना। लेकिन आपकी छोटी बहू दिन रात मुझे यह बात बताती है, तो मुझे तो बुरा लगेगा ना। माँ जी, सच बात को स्वीकार करने में भाभी को इतनी दिक्कत क्यों हो रही है? उसमें मेरी क्या गलती है, आप ही बताओ। अब देखो, भाभी के घर से ये छोटा सा फ्रिज आया है, इसमें तो फल और सब्जी रख दो तो उसी में फुल हो जाता है। लेकिन मेरे यहाँ से आए हुए फ्रिज को देख लो, चाहे जितना सामान रख लो, लेकिन मजा ले जो फ्रिज में जगह कम पड़ जाए। सब पैसे का ही तो खेल है ना। मेरा फ्रिज 80,000 का है, इसलिए इतना अच्छा है। तो अब अगर अपने महंगे सामान को मैं महंगा कह देती हूँ तो इसमें जेठानी जी को बुरा नहीं मानना चाहिए। और मैं कोई झूठ तो नहीं बोल रही। अब मेरी शादी में मिली साड़ियों को देख लीजिए और भाभी की शादी में आई हुई साड़ियों को देख लीजिए,
जमीन आसमान का अंतर है दोनों में। इनकी शादी में आई हुई साड़ियों को ना अब कोई बर्तन मांजने वाली भी नहीं पहनेगी, सच कह रही हूँ। हाँ, पर सच बोल दो तो सबको बुरा लग जाता है। देखो हिमांशी, तुम हद से आगे बढ़ रही हो। कौन सी बर्तन मांजने वाली 6-8 हज़ार की साड़ी पहनती है? मेरी शादी में जो साड़ियां लेकर आई थी ना, उसमें से कोई भी साड़ी सस्ती भी नहीं है और कोई भी घटिया नहीं है। दोनों बहुओं को झगड़ते देख सास कांता ने एक बार फिर से अपना सर पकड़ लिया था। इसी तरह बात बात पर लड़ते झगड़ते बहस करते छोटी बहू की शादी को भी 2 साल बीत जाते हैं, लेकिन उनके झगड़े का कोई अंत नहीं होता। दोनों बहू की रोज रोज होती खींचतान से कांता बहुत बुरी तरह से परेशान हो चुकी थी। फिर एक दिन कांता को अपनी बहन सुजाता के बेटे की शादी के बारे में पता चलता है। जल्दी ही सुजाता आती है और अपने बेटे निखिल की शादी का कार्ड उसे थमा जाती है। अगले ही महीने की 3 तारीख को निखिल की शादी थी। अब तो दोनों बहू शादी में जाने की तैयारी में जुट गई थी। क्योंकि दोनों देवरानी जेठानी में पहले ही स्पर्धा चलती रहती थी, इसलिए दोनों ही अच्छे से अच्छा मेकअप, गहने, ज्वेलरी और साड़ी पहनकर शादी में शामिल हो जाती हैं। अरे हिमांशी, सुने ना, इधर आ बेटा। देखो, जल्दबाजी में ना हम तो बच्चों का कमरा ही सजाना भूल गए। अब ये तुम दोनों की जिम्मेदारी है। दोनों भाभी मिलकर अपने देवर देवरानी का कमरा सजाओ। देखो, बहू के घर से आया हुआ सामान हमने पहले ही उसके कमरे में रखवा दिया है, बस तुम थोड़ी सजावट कर दो। मौसी जी की बात सुनकर दोनों बहुएं आने वाली देवरानी के कमरे में पहुंचती है तो उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। देवरानी ईशा का सामान तो और भी लेटेस्ट स्टाइल का था। उसके सामान के आगे तो अब हिमांशी के मायके से आया हुआ सामान भी सस्ता और पुराना नजर आ रहा था। अब सुनैना ने ये सब देखा तो जैसे उसके हाथ तो अवसर लग गया। कब से सुनैना इसी मौके के इंतजार में तो बैठी हुई थी। हिमांशी, कितना सुंदर बेड है ना ईशा का। और अभी देखो तो, इसको तो खोलने की भी जरूरत नहीं है। ड्रॉर्स लगे हुए हैं और गद्दा देखो पूरे 12 इंच का। वाह भाई वाह, मजा आ गया। सेंट्रलाइज्ड एसी, बेड के साथ रखे साइड टेबल, स्टाइलिश लैम्प। अरे देखो तो इसका कबर्ड भी कितना स्टाइलिश है। नहीं भाभी, आप ये सब मुझे जलाने के लिए कह रही हो ना? अरे भाई, मैं तुझे जलाने के लिए क्यों कहूँगी? ईशा मेरी कोई रिश्तेदार थोड़ी ना लगती है कि मैं उसके सामान की तारीफ करूँगी तो उसमें मेरा कोई फ़ायदा हो जाएगा। मैं तो वो कह रही हूँ जो सच है। मैंने तो सुना है इसके यहाँ से जो डाइनिंग टेबल आया है ना, वो भी बहुत स्टाइलिश और सुंदर है। अरे बहू, क्या हुआ? तुम दोनों ने अभी तक काम शुरू नहीं किया और ये छोटी बहू क्यों मुंह लटका कर खड़ी है? कुछ नहीं मौसी जी, इससे ना बड़ा घमंड था। इसके पापा ने बहुत महंगा और बढ़िया सामान इसकी शादी में भिजवाया है। बस ईशा का सामान देखकर इसके चेहरे पर 12 बज गए। इससे समझ में आ गया होगा कि दुनिया में हर शेर को सवा शेर मिल ही जाता है। ये मेरे मायके से आए स्टील के बर्तनों का मजाक बनाती थी। अब देखो, ईशा को जो डिनर सेट मिला है उसके आगे तो हिमांशी के फाइबर का डिनर सेट कुछ भी नहीं है। बेटा, दुनिया हर पल बदल रही है। रोज़ नई नई चीज़ आ जाती है बाज़ार में। अपनी तरफ से तो सब अच्छा ही सामान लाते हैं, लेकिन इन चीज़ों का ना कोई अंत ही नहीं। कल रंगीन टीवी आए तो ब्लैक एंड वाइट बेकार हो गए। एलईडी आए तो रंगीन टीवी बाहर हो गए। हर रोज़ नया कुछ न कुछ आता है। इसमें झगड़ने की नहीं, समझने की बात है। अब दोनों बहू की आंखों पर लगी जलन की पट्टी खुल गई थी। कावेरी के बड़ी बहू और बेटी की शादी को 2 साल हो चुके थे और बारी थी इस घर के छोटे बेटे अनुज की शादी की, जिसकी शादी भी जल्दी ही काजल से होने वाली थी। इसी के चलते घर में अभी से नई बहू के आने की तैयारियां चल रही थी। अरे अनुज, मैं ये सोच रही थी कि नई बहू के लिए तोहफा ले आओ। तुझे तो पता ही होगा उसे क्या पसंद है। हम उसके लिए कोई गहना बनवा देते हैं ना माँ जी। हाँ, गहने तो भविष्य में काम भी आते हैं, ये भी सही है। अरे माँ, उसे गहने और बाकी सब चीज़ों का इतना शौक नहीं है जितना कपड़ों का शौक है। अच्छा, कैसे कपड़े पसंद है भाई उसे? उसकी पसंद तो सबसे अलग और हटके है। ऐसे ऐसे डिज़ाइनर सूट और साड़ियाँ लिए उसने कि आप तो देखती रह जाएंगी। अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं था कि कपड़ों के मामले में वो इतनी आगे है। अरे माँ, उसके कपड़ों की कलेक्शन देखकर उसकी सहेलियाँ तो जल भून ही जाती है और वो हर महीने नए सूट और साड़ी लेती ही रहती है, जिससे उसे फैशन का ज्ञान मिलता रहे। फिर तो आपकी शामत है देवर जी, आपको उसे हर महीने कुछ ना कुछ दिलवाना पड़ेगा। अरे भाभी, उसकी एक ही तो ख्वाहिश है, मैं इतना तो उसके लिए कर ही सकता हूँ ना। अब सुन रहे हैं आप? कुछ सीखिए अपने भाई से। कितना सोचता है अपनी होने वाली बीवी के लिए
और एक आप है कि अरे काजल की एक ही डिमांड है, कपड़े। लेकिन इनकी ख्वाहिश होती है मैचिंग मेकअप, मैचिंग बिंदी, मैचिंग जूते। इन सब में मेरा कितना खर्चा हो जाता है वो इन मैडम को नहीं दिखता। बस बस बस, आपको तो बहाना चाहिए होता है मुझे ताना मारने का, और कोई काम तो आप मेरे कर नहीं सकते। तुम्हारे लिए जितना भी कर लो तुम्हें कम ही लगता है। अभी पिछले हफ्ते ही तुम्हें 2 सूट दिलवाए कि नहीं? अब काजल की पसंद अच्छी है, तुम्हारी नहीं है, तो इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं है। माँ जी देखिए ना, ये मुझे क्या क्या बोले जा रहे हैं। आकाश, अब बस भी कर। बड़ी बहू की पसंद इतनी भी बुरी नहीं है, और उसी ने तो तुझे पसंद किया है, तो तू सोच ले अब किसकी पसंद ज़्यादा अच्छी है, तेरी या इसकी। ये बात बिल्कुल सही कही आपने माँ, मेरी पसंद ज़्यादा बुरी है। भैया आप भी ना, आज भाभी आपको कमरे में नहीं आने देगी। चलो इसी बहाने मैं चैन से सो तो लूँगा। ऐ चुप कर आकाश, तुम आओ कमरे में, मैं दिखाती हूँ तुम्हें। अरे भाई मैं तो मजाक कर रहा था। जिस तरह से अनुज ने बताया था कि काजल की पसंद कपड़े के मामले में काफ़ी अच्छी है, वो सब कुछ शादी में दिख ही गया जब उसने इतना सुंदर शादी का जोड़ा पहना था कि सारे मेहमान उसे देखते ही रह गए। इतना सुंदर शादी का लहंगा पहना है कि सारे मेहमान उसे ही देख रहे हैं, है ना दिव्या? हाँ माँ जी, न जाने कितने लोग मुझसे पूछ चुके हैं कहाँ से लिया है दुल्हन ने ये शादी का लहंगा। कावेरी कितनी सुंदर लग रही है ना तेरी छोटी बहू। हाँ जी जी वो तो है। अरे मैं तो ये कह रही थी कि ये शादी का जोड़ा उसने कहाँ से लिया है। मेरी पोती की भी शादी है ना अगले 2 महीनों में, तो उसे भी ये जोड़ा ना बहुत पसंद आया है। अरे जी जी हमें तो पता ही नहीं कहाँ से ढूंढ ढूंढ के लिया है बहू ने। वो कपड़ों के मामले में ना बड़ी आगे है, अपनी पसंद के लिए कई सारी जगह घूम घूम के महंगे कपड़े लेती रहती है। हाँ वो तो देखने से ही लग रहा है। अब खैर ठीक है, अगर तुझे पता चले तो हमें भी बताना कहाँ से लिया शादी का जोड़ा। हाँ हाँ जी जी बिल्कुल। पहली बार किसी चीज़ के बारे में बुरा नहीं पर अच्छा कहा है जीजी ने। इस छोटी बहू के कपड़ों ने तो मेरी नाक ही ऊंची कर दी। हाँ जी, मैं इतना तैयार हुई हूँ पर मुझे तो कोई देख भी नहीं रहा। अरे ऐसा नहीं है दिव्या बहू, तू तो बड़ी सुंदर लग रही है। हाँ हाँ पता है, आप मेरा मन रखने के लिए कह रही हैं ये सब कुछ। छोटी बहू काजल के कपड़ों की कलेक्शन ने तो आते ही अग्रवाल खानदान में धूम मचा दी थी। हर कोई बस नई बहू के अलग अलग कपड़ों को ही देखे जा रहा था। अरे ये पिंक सूट तो बड़ा प्यारा है काजल बहू, इसमें ना तो बिल्कुल परी लग रही है। थैंक यू चाची जी, ये मैंने डिज़ाइनर शॉप से लिया है, और इस पर ये जो पट्टी लगवाई है ना ये मैंने खुद लगवाई है। क्या बात है कावेरी, तेरी छोटी बहू को कपड़ों की बड़ी अच्छी समझ है सच में। अब क्या करे भाभी, हर किसी को ऐसी बहू नहीं मिलती ना। अभी आपकी बहू को देख लो, काली साड़ी पहन कर आई है, आज मुंह दिखाई की रस्म में सब लोग बातें बना रहे हैं। हाँ उसे कितना कहा था कि कोई अच्छा सा सूट पहन ले, लेकिन अरे कोई बात नहीं भाभी, काजल उसे कपड़े कैसे पहनते हैं, कैसे सुंदर दिखते हैं, सब सिखा देगी। हाँ वैसे लगता है अब दिव्या बहू भी देवरानी से काफ़ी कुछ सीखी जाएगी। अरे ये दोनों तो अब साथ में ही रहने वाली है, दोनों मिलजुल कर कपड़े पहन लेंगी। हाँ मैं और दीदी अलग थोड़ी ना है, मेरे कपड़े उनके कपड़े हैं, वो कभी भी कुछ भी पहन सकती हैं। देखा भाभी कितनी समझदार है मेरी दोनों बहुएं। हाँ बहुत प्यार है दोनों में। सच में अब से हम दोनों एक दूसरे के कपड़े पहनेंगे। काजल के घर में आने से दिव्या को खुद के कपड़ों को लेकर थोड़ी इनसिक्योरिटी होने लगी थी, इसलिए वो अब अपने पति का सर खा रही थी कि उसे भी काजल जैसे कपड़ों की कलेक्शन चाहिए। अरे तुम्हें अभी तो अनुज की शादी में कितने सूट लेकर दिए हैं मैंने। पर वो काजल के सूट्स के आगे कुछ भी नहीं है। मैंने तुमसे कहा था कि जो तुम्हें लेना है अपनी पसंद से ले लो। तुमने 5 सूट पसंद किए, मैंने तब भी कुछ नहीं कहा, लेकिन अब मैं तुम्हें एक भी कपड़ा लेकर नहीं देने वाला, समझी? तो आप क्या चाहते हैं, सब लोग काजल के कपड़ों की तारीफ करें, मेरी नहीं? अरे कपड़े तो कपड़े ही होते हैं, उससे इंसान थोड़ी ना बदल जाता है। आप समझ नहीं रहे, कपड़े इंसान की पहचान होते हैं, और जब सब लोग काजल के कपड़ों की तारीफ करते हैं ना तो मुझे बहुत बुरा लगता है। तुमने ये सब अपने दिमाग में बिठा लिया है, बस और कुछ नहीं। लेकिन मैं साफ साफ कह देता हूँ कि अब मैं तुम्हें 6 महीने तक कोई भी नया कपड़ा नहीं दिलवाने वाला। अभी 1 महीने बाद बुआ जी की पोती की शादी में भी तुम यही नए सूट पहनना, ठीक है? अरे आप तो मेरी नाक नीची करके ही मानेंगे लगता है। दिव्या तुम इन नए सूट्स का फिर करोगी क्या?
देखो तो अलमारी में तुम्हारे पास कितने नए कपड़े हैं, आज तक जो तुमने कभी पहने भी नहीं है। पर अब वो मुझे अच्छे नहीं लग रहे हैं। तुम्हारा हर बार का यही होता है, नया कपड़ा दुकान पर तो तुम्हें बड़ा ही अच्छा लगता है, लेकिन यहाँ आते ही तुम्हें वो पहनना नहीं होता। लेकिन इस बार मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। दिव्या ने आकाश को मनाने की बड़ी कोशिश की, लेकिन आकाश नहीं माना। इसलिए दिव्या का दिमाग अब अलग ही दिशा की ओर भागने लगा था। माँ जी देखिए ना, आकाश मान ही नहीं रहे मुझे नए कपड़े दिलाने के लिए। अरे वो भी बेचारा क्या करे, अब खर्चे ही कितने हैं। पर तू क्यों चिंता करती है, अब काजल आ गई है ना, अगर तुझे कभी ज़रूरत पड़े तो 1-2 सूट इससे मांग लेना। क्यों काजल बहू? हाँ दीदी, आप क्यों चिंता करती हैं, मेरे कपड़े भी तो आपकी ही है ना, अगर आपको कभी भी ज़रूरत पड़े तो मेरे सूट्स पहन सकती हैं। देखा, मैंने कहा था ना कि काजल तुम्हें मना नहीं करेगी। अब तुमने कह दिया ना, बस अब मुझे कोई चिंता नहीं, तुम तो अपनी ही हो और तुम्हारे कपड़े भी। ठीक है, अब मेरे सर का सारा बोझ उतर गया। खामखा इतनी चिंता कर रही थी तू। काजल ने अपनी जेठानी को ये कहकर आश्वासन दे दिया कि उसके कपड़े भी जेठानी के ही है, लेकिन उसे क्या पता था कि दिव्या इस बात को कुछ ज़्यादा ही गंभीरता से ले लेगी। अरे काजल, तुम बिजी नहीं हो ना? नहीं तो भाभी, आइए ना, बाहर क्यों खड़ी हैं? वो क्या है ना, कल और परसों दोनों दिन बुआ जी की पोती की शादी है, तो मैंने सोचा कुछ सूट्स ले लूँ तुम्हारे। हाँ दीदी आइए ना, ये रही अलमारी, इसमें मेरे सारे सूट्स पड़े हैं। हाँ हाँ, तू रहने दे, मैं खुद ही देख लेती हूँ। ठीक है दीदी। दिव्या ने अलमारी को छानते हुए ऐसे ऐसे नए सूट्स निकाले जो अभी तक काजल ने पहने भी नहीं थे और दिखने में काफ़ी सुंदर थे। हाँ तो मैं ना ये 3 सूट्स ले लेती हूँ, ठीक है? ये 3 सूट? क्यों, कोई दिक्कत है क्या? तुम कहो तो वापस रख दूँ। कहने में और करने में बहुत फ़र्क होता है, मैं जानती हूँ। अरे नहीं दीदी, आप ले जाइए, आप पर अच्छे लगेंगे। काजल ने अपना मन मार कर वो तीनों सूट्स दिव्या को पहनने दे दिए। जहाँ शादी में दिव्या वो सूट पहन के चमक रही थी, वहीं काजल ने भी कुछ नया ही पहना था, क्योंकि उसके पास कपड़ों की कमी नहीं थी। लेकिन दिव्या के कपड़े मांगने का सिलसिला उसके बाद से कम नहीं हुआ। दीदी आज भी 2 साड़ी लेकर गई हैं और अब तो वो मुझसे पूछती भी नहीं है, ऐसे ही उठाकर ले जाती हैं। आज मेरी सहेलियाँ आ रही हैं और मुझे जो साड़ी पहननी थी वो तो है ही नहीं, क्या करूँ? अब उनसे मांगने जाऊंगी तो मुंह फुला लेंगी। कोई बात नहीं, मैं ये सफ़ेद रंग का सूट पहन लेती हूँ। आज काजल की सहेलियाँ सुनीता और पायल घर पे आई हुई थी। उनके सामने काजल ने सफ़ेद रंग का सूट जब पहना तो, अरे काजल, ये सूट तो मैंने तेरी जेठानी को पहने हुए देखा था, उस दिन उन्होंने फोटो भी डाली थी। क्या बात है, आजकल तू अपनी जेठानी के कपड़े पहन रही है क्या? अरे कैसी बात कर रही हो तुम दोनों, मुझे नहीं जानती हो क्या? मेरे पास कपड़ों की कितनी बड़ी कलेक्शन है। अरे तो फिर तूने अपनी जेठानी का सूट क्यों पहना है? ये मेरी जेठानी का नहीं है, मेरा सूट है। उन्होंने मुझसे पहले ही पहन लिया और फ़ोटो भी डाल दी फेसबुक पे। अब मैं कैसे पहनूंगी ये सूट? आपने ये अच्छा नहीं किया दीदी। अरे यही नहीं, वो तो रोज़ ही नए नए कपड़े पहनकर अपनी फ़ोटो डालती रहती है। इतने कपड़े तूने अगर किराए पे दिए होते ना पहनने को और फोटो खिंचाने को, तो कितने पैसे कमा चुकी होती। अब भी देरी नहीं हुई है, अब मैं एक एक कपड़े का हिसाब लूंगी दीदी से। क्या तू जेठानी से किराया लेगी? हाँ, अब मैं जेठानी से लूंगी किराया। मैंने उन्हें अपने कपड़े कभी कभी पहनने को कहे थे, उन्होंने तो उन्हें अपने ही कपड़े समझ लिए। अब तो मेरे पास खुद के लिए पहनने को कुछ नहीं है, सारे सूट्स और साड़ी के फ़ोटो उन्होंने डाल दिए। आजकल तो इन कपड़ों को किराए पर देने की होड़ सी लगी हुई है, और तेरे कपड़े तो इतने डिज़ाइनर होते हैं कि ऐसे ही लोग किराए पर ले लेंगे। हाँ सही कह रही है काजल, तू एक कपड़े का 500 भी लेगी ना तो भी लोग ले लेंगे। तो बस आज से मैं अपना कोई भी कपड़ा फ्री में किसी को नहीं दूंगी, मैं अपनी जेठानी से भी लूंगी किराया। इस आइडिया के दिमाग में आती ही काजल ने अपने फ़ोन के स्टेटस में कपड़े किराए पर डालने शुरू कर दिए और नीचे प्राइस लिख भी दिया। एक सूट के 500 रुपये होते हैं। यही सब देख कर दिव्या उसके पास फिर से आती है। अरे काजल, मैं क्या कह रही थी कि इससे पहले कि भाभी आप कुछ बोले, मुझे कुछ कहना है। ये देखिए, आज से हमने ना अपने कपड़े किराए पर देना शुरू किया है और मुझे यकीन है कि आप मेरी पहली कस्टमर बनेंगी। देखिए कितने सारे कपड़े रखे हैं मैंने, कोई भी सूट लीजिए, सिर्फ 500 रुपये। अच्छा, कपड़े किराए पर दे दिए? पर हम तो तुम्हारी जेठानी हैं। तभी तो
हम जानते हैं कि आप हमारा नुकसान थोड़ी ना होने देंगी भाभी। मैं तो ना भी लूँ आपसे किराया, लेकिन आप तो मुझे किराया देंगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं। लेकिन आप ना मेरी जेठानी है, इसलिए मैं आपसे 400 रुपये लूँगी, ठीक है? देखिए भाभी, आप मना मत कीजिएगा। अब तुमने इतना सब कह दिया है तो मैं मना कैसे कर सकती हूँ। एक काम करते हैं, मैं 1 महीने में जितने भी कपड़े लूँगी उनके पैसे एक साथ ही दे दूँगी, ठीक है? हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, मैं इस डायरी में लिख लेती हूँ। अच्छा, डायरी भी बना दी हो क्या? अब मैं हिसाब भूल जाऊँ तो याद रहना चाहिए ना। ठीक है, मैं ना ये 3 सूट ले रही हूँ, लिख लेना, ठीक है? लिख दिया। काजल के पैतृक का दिव्या के पास कोई जवाब नहीं था। काजल ने इस बार अपनी जेठानी से किराया ले लिया। महीने के खत्म होने के साथ काजल पहुंच गई अपनी जेठानी के पास कपड़ों का किराया लेने। क्या हुआ? अरे भाभी, आज महीने की 1 तारीख है, इसलिए आपको तकलीफ ना हो इसलिए मैं ही आ गई। ये लीजिए, आपकी डायरी में मैंने 15 सूट लिखे हैं और 400 रुपये के हिसाब से हो जाते हैं 6000 रुपये। 6000? हाँ, थोड़ी ज़्यादा है ना? अरे नहीं, अब जो है सो है, ये लो तुम्हारे 6000। इन्होंने ऐसे ही खुशी खुशी 6000 रुपये दे दिए, कुछ कहा भी नहीं। क्या हुआ, हिसाब में कोई गलती है क्या? ज़्यादा देने क्या पैसे? तो दे देती हूँ। अरे नहीं नहीं नहीं, सही है हिसाब। तो ठीक है, फिर मैं चलती हूँ। काजल को विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी जेठानी ने इतनी आसानी से उसे पैसे दे दिए, लेकिन वो खुश थी कि उसने अपने कपड़ों के बदले में अपनी जेठानी से किराया ले लिया। ऐसा 2-3 महीने और चलता रहा और दिव्या अब और भी ज़्यादा सूट लेने लगी थी। अजीब बात है, जब से मैंने किराया लगाया है कपड़ों पे, भाभी कम कपड़ों की जगह और भी ज़्यादा कपड़े लेने लगी है, जबकि उन्हें उसका किराया देना पड़ेगा। कुछ तो बात है, मुझे देखना पड़ेगा। काजल दिव्या के कमरे के बाहर से गुजर रही थी, तभी उसने देखा कि कुछ औरतें दिव्या के कमरे में जा रही थी। और जब काजल ने उनकी बातें सुनी तो उसके तो होश ही उड़ गए। अरे बहन जी, ये देखिए, ये सूट ना बड़ा महंगा है, इसलिए इसका किराया 1000 रुपये होगा, लेकिन आप मेरी रोज़ की ग्राहक है, इसलिए मैं आपसे 700 रुपये ले रही हूँ, ठीक है? और आपको ये साड़ी 2 दिनों के लिए चाहिए ना, तो आपको इसके 1500 देने होंगे और धुलाने का खर्चा भी आपका। ये मेरी जेठानी तो मुझसे भी तेज़ निकली। मैंने तो इनसे किराया लेने के लिए कहा था कि मैं अपने कपड़े किराए पर दे रही हूँ, इन्होंने तो इससे अच्छा खासा बिजनेस ही बना लिया। मुझे मेरी जेठानी से किराया लेना भारी पड़ गया। हाय रे मेरी फूटी किस्मत। शीला की 2 बहुएं थी, बड़ी अमीर तो छोटी गरीब। बड़ी बहू को अपनी अमीरी का बहुत घमंड था, इसलिए शीला ने दूसरी बहू किसी गरीब घर से लाने की सोची। अरे निधि बिटिया, जरा 1 गिलास पानी तो लाना। जी माँ जी, अभी लाई। छोटी बहू किचन से पानी के साथ मिठाई भी ले आती है। अरे ये मीठा क्यों बहू? मुझे तो सिर्फ पानी पीना था। माँ जी, हम लोगों के घर के संस्कार है, पानी किसी को खाली नहीं दिया जाता है। अरे जीती रहे बेटी, मुझे तो ऐसी ही बहू चाहिए थी। वही बड़ी बहू रमा के अलग ही शौक थे। माँ जी, ये कपड़े रखे हैं, अभी ड्राई क्लीन वाला आएगा तो उसे दे देना, वो क्या है ना, दाग लग गए हैं। दीदी लाओ ना, मैं हाथ से धो दूंगी, दाग निकल जाएंगे। आखिर ना करो वाले काम में ही तुम्हारा मन लगता है ना? रहने दो, मैं नहीं देती किसी के भी हाथ में अपने कपड़े। कितने कीमती है पता है? मेरी मम्मी ने दिए थे। जितने की तुम्हारी 4 साड़ी है, मेरी 1। सास को बड़ी का व्यवहार बहुत खराब लगता है, लेकिन वो घर पर क्लेश करना नहीं चाहती थी, इसलिए शांत हो जाती है। रहने दीजिए ना माँ जी, मन छोटा मत करिए। सही तो बोल रही थी दीदी, इनकी साड़ी के आगे मेरी साड़ियाँ तो कुछ नहीं है। अरे कैसी बात करती हो बहू? ये लो मेरी अलमारी की चाबी, आज से जितनी भी साड़ी पहननी हो यहाँ से लेकर पहन लेना। छोटी मुस्कुराती है और सास को कहती है, माँ जी, मुझे इतना शौक ही नहीं है घूमने फिरने का, और घर में रहकर क्या करना है इतनी हैवी साड़ी पहनकर। सास समझ जाती है कि लड़की को किसी चीज की भी लालच नहीं है, लेकिन बड़ी बहू के व्यवहार से वो भी दुखी रहती है। खाने की टेबल पर ये क्या है? रोज रोज भिखारियों वाला खाना कौन बनाता है? थोड़ा तो डाइट का ख्याल रखा करो। अरे वो सबके लिए खाना बनाती है, किसी को कुछ और खाना हो तो किचन में ताला नहीं है, बना सकता है। उफ़ माँ जी, ये क्या बात हुई?
नौकर चाकर थे हम लोगों के घर। अच्छा दीदी, खाना बनाने के लिए भी? हाँ जी, एक गिलास पानी भी नहीं लेते थे हम लोग। वाह दीदी, क्या बात है। फिर तो खूब पढ़ी लिखी होंगी आप। जब किचन की कोई जिम्मेदारी ना हो तब तो पूरा वक्त मिलता रहता होगा ना आपको खुद के लिए। अरे 12वीं पास है, तेरी तरह डबल एमए नहीं किया है। 12th पास, पर इंग्लिश मीडियम से। अंग्रेजी मीडियम का 12वीं और हिंदी मीडियम का डबल एमए एक ही बात होती है। अरे कैसी बात कर रही हैं दीदी, 12वीं के ज्ञान और एमए के ज्ञान में जमीन आसमान का अंतर होता है। अंग्रेजी सिर्फ एक भाषा है। हाँ, तो क्या बोलना चाह रही हो तुम कि गंवार हूं मैं? अरे गंवार होते हुए भी तुमसे ज्यादा अकल है मेरे पास। बड़ी बड़बड़ करती कमरे में चली जाती है, जिसके बाद बड़ा बेटा कहता है, क्या माँ, क्यों तुम लोग उसके पीछे पड़े रहते हो? पहले तुम अकेली थी, अब छोटी बहू भी तुम्हारे साथ। अरे भैया, कैसे बात बोल रहे हो माँ और मेरी बीवी के लिए? अरे बात तो भाभी ने गलत की थी ना। अब घर में आए दिन क्लेश होने लगता है, जो छोटी बहू को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। माँ जी, आप क्यों दीदी को कुछ बोलती हैं? जब मुझे काम करने में कोई दिक्कत नहीं है तो। ये तो ठीक है बहू, लेकिन बड़ी को ये समझना होगा ना कि ये उसका मायका नहीं है, यहाँ उसे बहू के जैसे ही रहना पड़ेगा। लेकिन पैसों की मारी जेठानी कहाँ ये सब समझने वाली थी। आज मेरे मम्मी पापा आ रहे हैं, तो प्लीज आप लोग कुछ अच्छा बना लेना। जी दीदी, क्या पसंद करते हैं वो लोग खाने में? अरे बेटा, वो लोग तो बड़े लोग हैं, घर का खाना कहाँ खाते होंगे। बड़ी बहू, एक काम करो, मैं तुम्हें 5 स्टार होटल का नंबर भेज रही हूँ, खाना मंगवा लेना। और हाँ, थोड़ा ज्यादा ही मंगवाना। वो क्या है ना, हम लोग भी देखें कि पैसे वाले लोग कैसा खाना खाते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं। हाँ दीदी, एक बार मैं देख लूंगी तो आगे से मैं भी बना दिया करूंगी। अभी तो आप ऑर्डर कर ही दे। बड़ी बेचारी 10,000 रुपए का खाना ऑर्डर करती है, और जब माँ बाप आते हैं तो, अरे मेरे बेबी कैसी है? नमस्ते आप सभी को। नमस्ते आंटी जी, मैं पानी लेकर आती हूँ, घड़े का ठंडा ठंडा। अरे नहीं, रहने दो, मेरे घर में घड़े बड़े का पानी नहीं चलता। अरे नहीं, हमने बाहर का पानी पीना छोड़ दिया है। ले आओ बेटा, और हाँ, जरा अदरक कूट कर चाय बनाकर भी ले आना। बेटा, वो सरसों के तेल में आलू के पकौड़े भी तल लेना, और मिर्ची की चटनी। छोटी किचन में जाती है और सारा खाना बनाकर ले आती है। बड़ी के माता पिता खूब चाव से खाते हैं और चले जाते हैं। बहू, वाह 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 वाह, क्या पकोड़े और चटनी है, वाह 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 वाह, मजा आ गया बेटा। और ये 10,000 का खाना आया है, वो कौन खाएगा? हे भगवान, मेरे पैसे फालतू में चले गए। अरे तेरे लिए 10,000 कौन सी बड़ी बात है बहू। शाम को बड़ा बेटा आता है और वो परिवार के सामने कहता है, अच्छा सब सुन लो, इस बार मेरा प्रमोशन होने वाला है, लेकिन बॉस और उनकी बीवी घर आएंगे, तो प्लीज सारा मैनेज कर लेना। अरे कैसी गवारों जैसी बात कर रहे हो? मेरे मायके के हिसाब से मैं सारा इंतजाम कर दूंगी, बस आप लोग ढंग से तैयार हो जाना। वो क्या है ना, बड़े घरों के लोग घर में ये पजामा टी शर्ट नहीं डालते। दूसरे दिन शाम को बहू ने पूरे घर को तैयार कर दिया। जहाँ छोटी बहू और सास सुंदर सी हल्की शिफॉन साड़ी के साथ हल्की फुल्की ज्वेलरी पहने होती है, तो वहीं बड़ी बहू ने हैवी बनारसी के साथ हैवी ज्वेलरी पहनी होती है। वो लोग आ गए हैं। अरे तुमको मैंने कहा था ना कि बॉस आ रहे हैं, फिर कहाँ के लिए तैयार हो गई? कहाँ के लिए मतलब? आपके बॉस के आने के लिए तो। तभी छोटी बहू और माँ को देखकर बड़े बेटे के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। माँ, तुम और छोटी आगे रहना। तभी बॉस आते हैं। बहुत दिनों बाद हम लोग किसी के घर पर खाने आए हैं, वैसे आपकी साड़ी बहुत सुंदर है। बॉस की बीवी छोटी बहू को कहती है। जी शुक्रिया, आइए अंदर आइए। सभी खाना पीना खाने के बाद निकलने वाले होते हैं कि बॉस छोटी बहू से कहते हैं, आपके पति का प्रमोशन पक्का। जिनका व्यवहार और खाना इतना अच्छा हो, वो अच्छा प्रमोशन तो डिजर्व करते ही है। तभी बड़ी बोल पड़ती है, अरे 1 मिनट, इसका पति तो आपकी कंपनी में काम भी नहीं करता, फिर क्यों प्रमोशन? बड़ा बेटा समझ जाता है कि मामला क्या है। बॉस, ये मेरे छोटे भाई की बीवी है, मेरी बीवी तो ये है। अरे ये आपकी बीवी है?
मुझे तो लगा कि शादी वाले घर से ये कौन खड़ा है। वैसे भाभी जी, आप कहाँ के लिए तैयार है? कहीं हम लोगों के आने के कारण आपका कुछ कैंसिल तो नहीं करना पड़ा? नहीं, वो मैं ना बहुत अमीर घर से हूँ, तो वहाँ हम लोग ऐसे ही कपड़े पहनते हैं। अच्छा, किस घराने से हैं आप? क्योंकि अमीर तो हम भी हैं, लेकिन घर में बनारसी साड़ी। बुरा मत मानिए, पर ये छोटी वाली से सीखिए कुछ। ये बोलकर बॉस और उसकी बीवी चले जाते हैं। क्या है, कटा दी ना नाक। अमीर अमीर के चक्कर में तुमने सिर्फ ये दिखा दिया कि तुम सिर्फ अमीरी का नाटक करती हो। मुझे माफ कर दीजिए, मैं समझ गई कि जो सादगी में मजा है वो बनारसी में नहीं है बहू। No, not कल्पना, मिस कल्पना। I am Miss कल्पना and I got job। आईने के सामने खड़ी होकर खुद को देखती हुई इंग्लिश एक्सेंट में टूटी फूटी इंग्लिश बोलकर कल्पना खुद को कहीं की क्वीन समझ रही थी। अपनी बेटी के कमरे के बाहर खड़ी मनीषा सब कुछ देख रही थी और अपनी बेटी के गुण को निहार रही थी। चुप क्यों हो गई बेटा? बोल बोल, कितनी अच्छी इंग्लिश बोलती है तू। मेरी तो आंखों में आंसू आ गए। यस मॉम, यू नो मॉम, वी हैव जॉब। माँ के सामने भी अंग्रेजी बोलेगी क्या? हिंदी में बोलना, क्या बोल रही है, मैं भी तो जानूं क्या बात है। मेरी नौकरी लग गई है मम्मी, पूरे 8,000 की। लोग कहते थे कल्पना बेंच पे सबसे लास्ट में बैठती है, क्लास के बाहर खड़ी रहती है, ना कभी पढ़ पाएगी ना इसकी नौकरी लगेगी। लग गई ना नौकरी। अब धीरे धीरे इसी पोजीशन पर काम करती रहूंगी तो प्रमोशन भी मिल जाएगा और एक दिन इस कंपनी की मालकिन बन जाऊंगी मैं, देख लेना। 12वीं पास करते ही तुरंत कहाँ किसी की नौकरी लगती है बेटा। तूने तो आज मेरा सीना गर्व से चौड़ा कर दिया। ये थी कल्पना, जिसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा था कि अगर उसे देश के प्रधानमंत्री के सामने भी खड़ा किया जाए ना तब भी वो जरा भी ना हिचके। कल्पना की नौकरी लगे हुए 6 साल हो गए थे। हाथ में ग्लव्स, सर पर कैप, आंखों में काला चश्मा पहने अपनी स्कूटी घुमाती हुई कल्पना महेश गारमेंट्स के बाहर पानी पूरी खाने रुकती है। तुला राशि वालों को आज स्त्री पक्ष से फायदा होगा। मेंस वेयर की दुकान है हमारी, कहाँ से स्त्री वर्ग से फायदा हो जाएगा? किसी की बहन या भाभी कपड़े लेने आ सकती है। फायदा होगा कि नहीं भैया? फायदा तो हो गया, जरा बाहर देखिए। मैं तो कहता हूँ आप भी जाकर पानी पूरी खाने के बहाने भाभी से बात चला दीजिए, ऐसे ही तो बात बनती है। अरे पागल वागल है क्या तू? पिटवाएगा मुझे? अरे हम तो जानते भी नहीं ये है कौन, मैंने तो इसकी शक्ल भी नहीं देखी और तू इसे भाभी बोलने लगा। बहुत नाम है पापा का बाजार में, सभी क्या सोचेंगे? महेश का बेटा लड़कियां छेड़ता फिरता है। ठीक है, मत जाइए, बैठे रहिए ऐसे ही। बड़े मालिक और चाचा जी आपके लिए यहाँ वहाँ लड़कियाँ ढूंढते फिरते हैं और आज जब आपके पास खुद मौका है तो आप हाथ पर हाथ रख के बैठे हुए हैं। बस आपको पानी पूरी खाने को तो कह रहे हैं हम। अगर किसी कारण बात आगे बढ़ी तो बढ़ा दीजिएगा, कोई ज़बरदस्ती थोड़ी ना करनी है भाभी जी से। एक एक करके प्रेम के सारे स्टाफ उसे कल्पना के साथ पानी पूरी खाने के लिए फोर्स करने लगते हैं और हिम्मत इकट्ठा कर प्रेम भी अपनी दुकान के बाहर ठेले पर खड़ा हो ही जाता है। भैया आपने फिर दुकान के बाहर पानी पूरी लगा दी। मैंने कहा है ना आपको ज़रा साइड करके लगाया कीजिए, वो क्या है ना ग्राहकों को फिर दुकान नहीं दिखती। अच्छा, ये दुकान आपकी है? हाँ जी मेरी है, लड़कों के सारे कपड़े मिलते हैं। अंकल आपके ब्रदर या बॉयफ्रेंड के लिए कुछ भी लेना हो तो ज़रूर आइएगा आप। बॉयफ्रेंड नहीं है मेरा। वैसे आप मैरिड भी नहीं लगती। हाँ, क्योंकि हो भी नहीं। और कल्पना से बात करता हुआ प्रेम पानी पूरी खाने लगता है। मैं दे रही हूँ ना पैसे, कोई ज़रूरत नहीं है पैसे देने की आपको। कमाती हूँ मैं, 80,000 की सैलरी है मेरी और आपकी दुकान पर ज़रूर आती, पर वो क्या है ना, मुझे ब्रांडेड कपड़े ही पहनने की आदत है और मेरे घर वालों को भी। और आप रखते हैं नॉन ब्रांडेड क्लोथ्स। अगर किसी और को कुछ लेना होगा तो मैं ज़रूर आपका दुकान रिकमेंड करूँगी। 80,000 कमाती है लड़की, इसने मेरे पानी पूरी के पैसे दे दिए। ये तो बड़ी हाई क्लास है, ये कहाँ पूछेगी मुझे। और अपनी स्कूटी घुमाती हुई कल्पना अपने घर लौट जाती है और इस बारे में अपनी माँ को बताती है। आज ही मैं तेरी कुंडली दिखा रही थी बेटा, ये आने वाले 4 महीने में तेरी कुंडली में लगन चढ़ा हुआ है तेरी शादी का। और देख, लड़का भी मिल गया। आते जाते पता कर ले लड़का कैसा है। अगर ठीक रहेगा तो टी शर्ट लेने दुकान चली जाना और खुद ही बात चला देगा वो।
हाँ मम्मी, वैसे दुकान ना काफ़ी बड़ी थी, 5 स्टाफ थे उसकी दुकान में, पर ऐसे ही थोड़ी ना अपनी इज्जत दे देती मैंने भी दिखा दिया धौंस कि भाई कल्पना किसी से कम नहीं है। वो भी सोचता होगा कि इस हाई क्लास लड़की से पाला पड़ा है जिसने पहली मुलाकात में उस पर खर्च कर दिया। और कल्पना सही भी थी। यहाँ कल्पना प्रेम के बारे में अपनी माँ को बता रही थी, वहाँ कल्पना के बारे में प्रेम अपने घर वालों को। 1 लाख का फोन? हाँ मम्मी, आईफोन महंगे ही होते हैं, और आज के ज़माने में जहाँ लड़कियाँ लड़कों से पैसे खर्च करवाती है, वहाँ उसने मेरे पानी पूरी के पैसे भी दे दिए। अरे ये सब साजिश होती है लड़कों को फंसाने की। हाँ, तो आपको कौन से अपने बेटे को बचाए रखना है? अपने पापा के रहने दे बेटा, तुझे तो पता ही है ये कैसे शक्की दिमाग का है। तूने लड़की का नंबर लिया कि नहीं? अरे फेसबुक आईडी ले लिए मैंने मम्मी, रिक्वेस्ट भेज दूँ क्या? अरे हाँ, इंतज़ार किस बात का कर रहा है, भेज दे। आज दिन भी ना शुभ है, मंगलवार है, भेज दे। जितना यहाँ प्रेम कल्पना से मिलने के लिए बेताब था, उतना ही वहाँ कल्पना भी। प्रेम कल्पना को रिक्वेस्ट भेजता है तो वहाँ कल्पना अगली शाम उसकी दुकान पहुँच जाती है। अरे कल्पना जी, बताइए क्या मदद करूँ आपकी? फिलहाल तो लात मारनी है मेरी स्कूटी को। वो आपकी दुकान के बाहर ही मेरी स्कूटी ना अचानक रुक गई, ज़रा आप किक स्टार्ट कर देंगे, स्टार्ट ही नहीं हो रही है। अरे वो तो हो जाएगा, पर एक शर्त पर, आपको मेरे साथ कॉफ़ी पीनी पड़ेगी। यहाँ से कल्पना और प्रेम के मिलने जुलने का सिलसिला शुरू हो जाता है। मुश्किल से 4-5 मुलाकातों के बाद ही प्रेम कल्पना से शादी की बात कर लेता है। वो सब तो ठीक है प्रेम, पर तुम्हें पता है ना मैं जॉब करती हूँ, तो दिन भर मैं खाना वाना नहीं बना पाऊँगी। इतनी अच्छी खासी सैलरी है मेरी, मैं इस जॉब को छोड़ना नहीं चाहती। और मेरी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो देख ही रहे हो तुम। शादी के बाद क्या तुम ये सब? महेश गारमेंट्स आज की दुकान नहीं है, 80 साल पुरानी दुकान है कल्पना। हमारे पास पैसों की कोई कमी नहीं है। जो मेंटेनेंस तुम्हारे आज है वही शादी के बाद और बढ़ेंगे, विश्वास रखो मुझ पर। कल्पना और प्रेम के परिवार में मुलाकात हो जाती है, रिश्ता पक्का हो जाता है और शादी कर बहू बन कल्पना प्रेम के घर आ जाती है। कमरे में ये दरवाजे के बाहर इतनी भीड़ क्यों लगी हुई है प्रेम? ऐसे में मुझसे अंदर नहीं जाया जाएगा। एक तो पूरे रास्ते तुमने एसी ऑन नहीं करी, और अब ये भीड़ का सफोकेशन। उफ। अरे अब सामने की सीट पर बुआ जी बैठी हुई थी ना, उन्हें एसी बर्दाश्त नहीं होती, आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है ना। ये भीड़ तो मैं अभी हटवा देता हूँ। प्लीज हट जाइए, भाभी आ रही है, जगह दीजिए, सभी को भाभी से मिलने का मौका मिलेगा, हटिए। कल्पना ऐसे अंदर आती है मानो वो 5 किलोमीटर दूर से नहीं, अमेरिका से आई हो। बहू, अब इस कलश को गिराकर अंदर आ जाओ। पर मम्मी जी, अगर मैंने इस कलश को पैर मारा और उसमें मेरे नेल्स टूट गए तो? अरे लाल पानी यहाँ पर क्यों रखा गया है? तुझे ये भी नहीं पता क्या बहू? ये तो आलता है नई बहू के पैर की छाप के लिए। नहीं मम्मी जी, मैं इस लाल पानी में पैर नहीं रखने वाली। मैंने पेडिक्योर करवाया है, पूरा पैर खराब हो जाएगा मेरा। मुझे ये नहीं करना, मुझे वो नहीं करना, ये मैं नहीं करूँगी, वो मैं नहीं करूँगी। कल्पना की नौटंकी पड़ोस के सभी लोग सुन रहे थे। ये तो लगता है मोम की गुड़िया लेकर आ गई रंजू। वही तो, हरकतें तो ऐसी है मानो करोड़ों की बहू हो। अगली सुबह 10 बजे कल्पना हाथ में लैपटॉप लिए अपने कमरे से बाहर आती है और क्या देखती है कि उसके पापा जी और उसका पति नहा धोकर दुकान जाने के लिए तैयार भी हो गए हैं। उठते ही ये क्या लैपटॉप लेकर आ गई बहू तू? यही तो बात हुई बुआ जी, नौकरी और दुकान में यही फ़र्क है। दुकान की टाइमिंग होती है, इनका जब मन किया बंद कर दिया, जब मन किया खोल दिया। जॉब में ना ऐसा नहीं होता, वो भी जब आप इतने सीनियर हो। लोग ना मुझसे सीखते हैं। उठ तो मैं सुबह ही गई थी, पर काम कर रही थी। अभी सुबह सुबह ये क्लाइंट को 20,000 कमा कर दे दिए मैंने। हाँ दीदी, हमारी बहू ना पढ़ी लिखी आई है, करोड़ों में एक है मेरी कल्पना। अब तो घर खर्च के पैसे कहाँ लगाने हैं, कैसे लगाने हैं, मुझे सोचने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ कल्पना ही कर लेगी। बिल्कुल सही मम्मी जी, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। घर खर्च के पैसे से ही इनकम करके दिखा दूंगी मैं। 8 करोड़ की टर्नओवर है मेरी कंपनी की। बुआ जी, ऐसे ना थोड़ी आगे बढ़ी हूँ, दिमाग लगाना पड़ता है, इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। ऐसे रहते हुए कल्पना खुद अपने फ़ोन का रिंग बजा देती है। ओ ऑफिस से कॉल आ रहा है, मैं अब भी आती हूँ। कुछ देर बाद तैयार होकर कल्पना अपनी रसोई में जाती है और अपनी माँ को फ़ोन लगाती है। सारा ड्रामा सेटअप हो गया है मम्मी। बस ऐसे ही ना बीच बीच में इंग्लिश बोलते रहना बेटा, बचपन से पढ़ा लिखा कर बड़ा किया है मैंने तुझे।
जो हुआ तुझे दे दिया, अब लौट आने की बारी तेरी है। हाँ, अरे बहुत अमीर लोग हैं मम्मी, तुम टेंशन ना लो। न जाने कितने सालों से ये आईफोन का कवर लगाकर 8,000 का फ़ोन चला रही हूँ। अब जाकर खरीदूंगी आईफोन। तुम बस एक काम करो, एक सस्ती सी खाना बनाने वाली भेज दो यहाँ। कल्पना दिमाग की बड़ी तेज थी। वो सिर्फ 3,000 में गांव से खाना बनाने वाली को बुलाकर अपने ससुराल में रख लेती है और दाम बताती है 25,000 रुपये। वाह भाभी, आपने तो बड़े सस्ते में कुक रख ली। इसके पहले जब मम्मी का ऑपरेशन हुआ था ना, तब हमने रखी थी कुक, एक दिन के 1,500 ले रही थी। उस हिसाब से तो ये काफ़ी सस्ती पड़ी नहीं मम्मी? अरे मैंने तो पहले ही कह दिया था, करोड़ों की बहू है मेरी। पर कुक की ज़रूरत ही कहाँ है? मैं दुकान चला जाऊंगा, कल्पना जॉब पर, फिर खाना कौन बनाएगा पापा? कुछ इस तरह कल्पना घर में काम के लिए कामवाली और कुक लगा देती है और रोज ऑफिस जाना शुरू कर देती है। एक रात फोन पर बात करते हुए कल्पना ऑफिस से घर लौटती है। हो जाएगा, डोंट वरी। और ये 10 लाख है, बहुत छोटा अमाउंट, कितना ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं आप? क्या बात है कल्पना, कोई इन्वेस्टमेंट कर रही हो क्या? अरे मेरा तो काम यही है ना प्रेम। क्या बताऊँ मम्मी जी, आप सबके लिए ना मुझे बड़ा अफसोस होता है। मैं तो बैठे बैठे इतने पैसे कमा लेती हूँ, आप लोगों को भी ना इन्वेस्ट करना चाहिए। अब हमें क्या पता बेटा कि कहाँ लगाना है पैसे। मैंने तो आज तक बैंक का मुंह भी नहीं देखा। सब कुछ प्रेम करता है या फिर तेरे पापा जी। बैठे बैठे कौन पैसे देता है बेटा, कोई नहीं देता। ठीक है, 2,000 रुपये तो आप सब मुझे दे ही सकते हैं ना? 2,000 मैं भी दे दूंगी भाभी, उसमें क्या है? 2,000 रुपये आप सब मुझे 1 हफ्ते के लिए दे दीजिए। 4,000 वापस करने की गारंटी मेरी। अरे ये लो 2,000। अब अगर बीवी फाइनेंस डिपार्टमेंट में है तो फ़ायदा तो मुझे होना ही चाहिए। सभी अपने अपने पास से 2-2 हज़ार निकाल कर घर की बहू कल्पना को दे देते हैं। अब लगाऊंगी ना शेयर में पैसे, पर पहले जाल बिछाना होगा। रात को जब प्रेम दुकान का हिसाब कर रहा था, उसे खाता देखकर कल्पना कहती है, ये सुरेश गारमेंट्स वालों ने तुमसे 5 लाख का स्टॉक लेकर रखा है ना? अरे भाई वापस मांगो। 2 साल पुराना हिसाब है ये कल्पना। उधार तो 10 लाख का लेकर गया था सुरेश, 5 लाख लौट आया है। अब ये 5 लाख पता नहीं कब देगा। 10 लाख का तो उन्होंने तुमसे सामान लिया है। यही 10 लाख का माल तुम अपनी दुकान में सेल करते तो प्रॉफिट के साथ बेचते। समझ लो 5 लाख का प्रॉफिट वैसे होता, यानी टोटल नुकसान 15 लाख का हुआ ना। फिर तुम वहाँ जाते होंगे, आते होंगे, रास्ते में कुछ खाते होंगे, और इन 2 सालों में नहीं करते 50-60 हज़ार तो ऐसे ही खर्च हो गए होंगे। तो टोटल मिलाया जाए तो 16 लाख का नुकसान हुआ है तुम्हारा, जिसमें से 5 लाख उन्होंने दे दिए, यानी कि 11 लाख अभी भी घाटे में हो तुम। ये क्या मैच बताया यार, ऐसा तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। एक काम करो ना कल्पना, मेरे दुकान का हिसाब भी तुम्हें देखना शुरू करो ना। ऑफिस के काम से फुर्सत कहाँ मुझे मिलती है प्रेम, इसीलिए तो काम वाली लगवाइए घर पर, वरना मैं ही खाना ना बना लेती। पर कोई बात नहीं, अब घर का काम है तो इतना तो मैं कर ही सकती हूँ। रसोई के खर्चे से लेकर कामवालियों के पैसे तक हर तरफ से कल्पना पैसे मार रही थी और अपने मायके भेज रही थी। और अब तो उसे दुकान के हिसाब में भी पैसे मारने का मौका मिल गया था। अपने पापा मम्मी के लिए गिफ्ट्स और एक चाबी लेकर कल्पना अपने मायके पहुंचती है। ये साड़ी सूट ये गहने तो समझ में आ रहा है बेटा, पर ये चाबी क्यों लेकर आई है तू? आपने मुझे स्कूटी दिलवाई थी ना मम्मी, अब मैं आपको एक कार तो दिलवा ही सकती हूँ। ये कार की चाबी है, लोन पास करवाया है मैंने अपने ससुराल की दुकान के नाम पर। नहीं बेटा, ये ज़्यादा कर दिया तूने, सबको खबर लग गई तो। 8,000 की नौकरी में 20-25 हज़ार की EMI कैसे भरेगी तू बेटा? घर खर्च के नाम पर मेरे पास आते हैं पूरे 50,000, जिसमें से रसोई में सिर्फ 20 लगते हैं, यानी 30 हाथ में। मुझे मेरे पर्सनल खर्च के लिए प्रेम देते हैं 20,000 रुपये। बाकी यहाँ वहाँ से ऐसे वैसे भी अच्छी खासी मोटी रकम मैं दबा लेती हूँ मम्मी, और फिर कमाती भी तो हूँ। और आजकल तो मैंने शेयर्स में पैसे लगाना भी शुरू किया है। इंट्राडे कर रही हूँ मैं। घर वालों से एक बार 2-2 हज़ार लिए, सभी को कल 4,000 दे दूंगी, जिससे सबका विश्वास मुझ पर आ जाएगा और फिर लूंगी सबसे मोटे पैसे। शाबाश मेरी बेटी शाबाश, तू बिल्कुल मुझ पर गई है। पहले मैं बिना शेयर्स में पैसे लगाता था, कमेटी में, इसमें उसमें। बिल्कुल सही कह रहे तेरे पापा, बहुत ज़्यादा पैसे कमाए इन सब में इन्होंने। फिर ऐसे ही एक दिन अपने मकान से हम किराए के मकान पर आके 1 हफ्ते का टाइम लेकर जो 2,000 रुपये कल्पना ने सभी से लिए थे, वो तीसरे ही दिन सभी को दोगुने करके लौटा देती है। मैं तो पहले ही जानता था कि मेरी बहू बड़ी शातिर है।
करोड़ों की बहू लाए हम, करोड़ों की। सही कहती है आप रंजू जी। और ये करोड़ों की बहू आप सबके लिए करोड़ों का सौदा लेकर आई है, पर उसके लिए कुछ लाख आप सबको खर्च करने पड़ेंगे। अरे हाँ, बताओ ना कहाँ लगाने पैसे, मैं लगा दूंगा। कल्पना, वैसे भी एक मोटी पार्टी से अच्छा खासा पैसा आया है मेरे हाथ में। 8 लाख रुपए आप सब अगर मुझे दे तो कुछ महीनों में 8 करोड़ रुपए दे सकती हूँ मैं। एक्चुअली ना मेरी कंपनी एक बहुत बड़ी कंपनी है, पैसे लगा रही है। और कंपनी यहाँ की नहीं है, फॉरेन की है। बस कंपनी स्टार्ट होने की देर है। पैसे तो ऐसे आएंगे कि सोचना भी नहीं पड़ेगा। जैसे ही इस आइडिया के बारे में मैंने अपने पेरेंट्स को बताया, उन्होंने फ़ौरन 16 लाख रुपए मेरे हाथ में रख दिए और 8 लाख मैं लगा रही हूँ। तो फिलहाल 24 लाख मेरे हाथ में है। अब आप में भी किसी को पैसे लगाने हो तो कल तक मुझे बता दीजिएगा। उस वक्त तो कोई कुछ नहीं कहता, पर अब करोड़ किसे नहीं चाहिए थे। अगली सुबह उमेश, रंजू और प्रेम मिलकर 24 लाख रुपए अपनी बहू के हाथ में रख देते हैं। आप ठीक करती हैं भाभी कि कमाती है तो आपके पास खुद के पैसे हैं। आज मैं भी कमा रही होती तो मेरे भी नाम के 8 लाख रुपए आपके हाथ में रखे होते। जो पैसे वापस आते वो मेरी शादी में लग जाते, पर खैर। अरे प्रिया, तू नाराज़ क्यों होती है? जो पैसे आएंगे वो तेरी शादी में ही लगेंगे, तो फिक्र मत कर। अपने ससुराल वालों को मूर्ख बनाकर प्रिया पूरे के पूरे 24 लाख रुपए लेकर कमेटी में डाल देती है। 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने ऐसे ही निकल जाते हैं। सब कुछ वैसा ही चल रहा था। कल्पना का वैसा ही शौफ और वही चाल ढाल। कहाँ तक पहुँचे पैसे, और कितने दिन है कंपनी स्टार्ट होने में? हाँ, हो गया है काम, टेंशन की क्या बात है। बस अगले महीने हमारा ही नंबर है। 3 लोगों ने तो अपनी कमेटी उठा ली थी और इस बार थी चौथी कमेटी। इस बार मेरी ही कमेटी उठनी चाहिए। बात हुई थी, पता है ना? भूलना मत तुम लोग। हम क्या भूलेंगे कल्पना मैडम, आप भूल जाइए आपके पैसे, क्योंकि जिसने कमेटी शुरू की थी वो सभी के पैसे लेकर भाग गया है। आपके तो 24 लाख गए। ये सुनते ही कल्पना बेहोश होकर वहीं धड़ाम से गिर जाती है। उसके घर वाले उसके चेहरे पर पानी छिड़क कर उसे होश में लाते हैं। वो ऑफिस से कॉल आया था, मेरी सैलरी डबल हो गई है ना, तो खुशी के मारे मुझे चक्कर आ गए पापा जी। तुम जब बेहोश हुई तो फ़ोन उठाकर बात कर ली मैंने। ब्रोकर से सब पता चल गया है। मैं तो पहले ही कहता था कि ये सब फ्रॉडगिरी में मत पड़ो, लेकिन आपने ही मेरा दिमाग घुमा दिया रंजू जी। गए हुए पैसे तो बहू ही भरेगी। कमाती है ना तो 80,000, अब हर महीने करके तो सभी के 8 लाख रुपए चुकाएगी। अच्छा हुआ मैं कमाती नहीं हूँ, वरना मेरे 8 लाख भी डूब जाते। 24 लाख रुपए मैं कैसे चुकाऊं मम्मी जी? 8,000 की सैलरी है मेरी, 30 साल लग जाएंगे। 8,000 की सैलरी है तुम्हारी? पर तुम तो ऐसे फेंकती थी कि 8 लाख कमाती हो तुम। ऐसी फेंकू चांदी मिली थी तुझे लाने के लिए। 8,000 कमाती है और 50,000 का खर्च तो घर पर लगवा देती है। इसकी 8,000 की नौकरी के लिए रखे है क्या हमने 2-2 नौकर? तेरे हाथ में अब एक फूटी कौड़ी नहीं जाएगी बहू, और तेरे महीने के 8,000 भी तू मुझे देगी। आज तक की सारी कल्पना की हेकड़ी धराशाही हो जाती है और 8 करोड़ की बहू 8 रुपए की बन जाती है।